हॉरर स्टोरी एक पुराना घर भाग 1 भाग 8 एक पुराना घर। स्थान उत्तर भारत का एक शांत लेकिन सुनसान गांव रुद्रपुर। पात्र अनन्या 22 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट जो छुट्टियों में गांव आई है। दादी 75 साल की वृद्ध महिला गांव में अकेली रहती हैं। संजय काका दादी का पड़ोसी, गांव का पुराना निवासी। वह घर गांव की सीमा पर खंडहर सा एक पुराना मकान जिसके बारे में कई कहानियां हैं। कहानी शुरू होती है, अनन्या तू अकेली मत जाना उस पुराने घर के पास, दादी ने रोज की तरह सुबह चाय पर कहा। दादी मैं बस तस्वीरें ले रही थी, सब कहते हैं वो घर भूतिया है पर मुझे तो बस वीरान लगता है, अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया। पर दादी का चेहरा एकदम गंभीर था। उस घर में कुछ है बच्ची, मैं नहीं जानती क्या, पर हर गांव वाला जानता है कि वहां जो जाता है वो बदल कर आता है, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है। अनन्या को तो जैसे अब और ज्यादा दिलचस्पी हो गई। दोपहर के समय अनन्या अपने कैमरे के साथ अकेले ही उस पुराने घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में पगडंडी थी, सूखे पत्ते, झाड़ झंखाड़ और पक्षियों की डरावनी आवाजें। वो पहुंची वो पुराना घर। घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला, छतें टूटी हुई, खिड़कियां जंग लगी और दरवाजे टेढ़े मेढ़े। दीवारों पर काई और अजीब काले निशान थे। अनन्या ने पहली तस्वीर ली, क्लिक। अचानक एक साया सा खिड़की से गुजर गया। कोई होगा, कोई और देखने आया होगा, अनन्या ने खुद को समझाया। लेकिन गांव में कौन आता है इस वीराने में। घर के अंदर दरवाजा धीरे से धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। चून कर्कश आवाज आई। घर के अंदर अंधेरा था। अनन्या ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और आगे बढ़ी। दीवारों पर पुराने चित्र, कुछ जल चुकी तस्वीरें और फर्श पर बिखरे हुए कागज। एक कोना था जहां एक पुरानी कुर्सी थी, उस पर बैठा था एक गुड्डा, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा था, एक अजीब मुस्कान के साथ। जैसे ही अनन्या ने उसे देखा, गुड्डे की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। बाहर निकलने की कोशिश। अनन्या डर गई और तुरंत बाहर भागने लगी, पर दरवाजा बंद हो चुका था। खोलने की कोशिश की, धक्का मारा, पर कुछ भी नहीं हुआ। पीछे से किसी की आवाज आई, तुम आ गई? अनन्या पलटी, कोई नहीं था। फिर सीढ़ियों से एक परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अंत, क्या अनन्या उस घर से बाहर निकल पाएगी? वो परछाई कौन थी? गुड्डा हिला या बस भ्रम था? पिछली कहानी से अनन्या गांव की छुट्टियों में अपनी दादी के पास आई थी। एक दिन वह गांव की सीमा पर बने उस पुराने भूतिया घर की ओर निकल गई जहां लोग जाने से डरते हैं। जैसे ही उसने उस वीरान घर में कदम रखा, अजीब घटनाएं होने लगी। खुद ब खुद बंद हुआ दरवाजा, हिलता हुआ इंसानी चेहरा लिए गुड्डा, और अब एक परछाई सीढ़ियों से उतर रही थी। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। सीढ़ियों से ठक 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 आवाजें आ रही थी। अनन्या की सांसें तेज हो गई। उसने मोबाइल की टॉर्च को सीढ़ियों की ओर घुमाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, गुड्डा अब फर्श पर था। उसकी आंखें चमक रही थी। कुछ पुराने कागज। डर के बावजूद अनन्या ने खुद को मजबूत किया। वो धीरे धीरे कमरे के एक कोने में पहुंची जहां फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज थे। एक फटी हुई डायरी मिली, उस पर लिखा था, आज फिर वही आवाजें आईं। मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन वो फिर खुल गया। वो बच्चा अब भी बोलता है, कहता है तू भी आ जाएगा मेरे जैसा। डायरी पर तारीख थी 15 अगस्त 1978, यानी ये डायरी करीब 47 साल पुरानी थी। कुछ महसूस हुआ। जैसे ही अनन्या डायरी पढ़ रही थी, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो तेजी से मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन कमरे में अब सर्दी सी महसूस हो रही थी। टॉर्च की रोशनी भी कम होती जा रही थी। दीदी आप भी खेलोगी? एक बच्चों की सी धीमी, रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज कमरे में गूंजने लगी। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गई। अचानक दीवार पर परछाई दिखाई दी, एक छोटे बच्चे की। वो कुछ हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। दीदी छुपन छुपाई खेलो ना। अनन्या कांपती हुई पीछे हटी। कौन हो तुम? उसने कहा। बच्चे की परछाई बोली, तुमने आकर खेल शुरू कर दिया, अब बाहर नहीं जा सकती। दरवाजा खुल गया, पर बाहर नहीं था। अचानक जोर की हवा चली और घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अनन्या दौड़ती हुई बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो फिर उसी कमरे में थी। वही दीवारें, वही गुड्डा, वही डायरी। वो बाहर नहीं निकल सकी। वो डर के मारे चिल्लाई, मगर उसकी आवाज जैसे किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। टिक टिक, टाइम लूप। कमरे में एक पुरानी दीवार घड़ी चल रही थी।
हर बार जब घड़ी 3 बजाती सब कुछ रीसेट हो जाता। अनन्या बार बार उसी कमरे में लौट जाती। वही कागज, वही आवाजें, वही साया। अब वो समझ गई थी, वो फंस चुकी थी। पिछले भाग में अनन्या गांव के उस भूतिया घर में फंस गई थी। दरवाजा अपने आप खुलता है लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाती। हर बार वही कमरा, वही गुड्डा, वही डायरी, वही बच्चा, और हर बार घड़ी 3 किया बजते ही सब रीसेट हो जाता है। अब अनन्या जान चुकी है, यह सिर्फ एक घर नहीं, यह एक फंसा हुआ समय है। तीसरी बार वही सब, फिर से टिक टिक। 3 बजे दरवाजा खुला। अनन्या ने जैसे ही बाहर कदम रखा वो फिर उसी कमरे में थी, लेकिन इस बार उसने एक अलग चीज नोटिस की। दीवार पर एक पेंटिंग हिल रही थी। पेंटिंग के पीछे अनन्या ने डरते डरते वो पेंटिंग हटाई। पीछे एक छोटी सी दरार थी। उस दरार में किसी ने लोहे के दरवाजे जैसा कुछ छुपाया था। उस पर उंगली से खून के निशान थे, जैसे किसी ने भीतर से खटखटाया हो। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। तहखाने का रास्ता, एक अंधेरा संकरा रास्ता नीचे तहखाने की तरफ जाता था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और नीचे से किसी की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। अनन्या ने मोबाइल टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगी। हर सीढ़ी पर एक नाम लिखा था। रघु 1965 लापता, मीरा 1964 लापता, विवेक 1978 लापता, सोनल 1992 लापता, और आखिरी सीढ़ी पर लिखा था, तुम अगली हो। एक कमरा और उसमें आईना। तहखाने में एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, कुछ जली हुई, कुछ फटी हुई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था, लेकिन वो आम आईना नहीं था। जैसे ही अनन्या ने खुद को उस आईने में देखा, वो आईने में नहीं थी। उसकी जगह वहां एक छोटा लड़का खड़ा था, वही जिसकी परछाई सीढ़ियों पर देखी थी। लड़के ने आईने से ही कहा, मुझे बाहर निकालो। मुझे उस दिन से यहाँ कैद कर दिया गया जब मैंने दीवार में खेला था। अब तुम आई हो, तुम्हारे पास मौका है। कौन हो तुम? अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा। विवेक, मैंने गलती से उस गुड्डे को तोड़ दिया था और उसने बदला लिया। अब मैं यही हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। गुड्डा आया। जैसे ही उसने गुड्डा शब्द लिया, पीछे से झंझनाहट की आवाज आई। गुड्डा अब तहखाने में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथ में एक लोहे की चेन थी। तुमने मेरे खेल को तोड़ा, अब तुम यही रहोगी हमेशा के लिए। आईना टूटा, लेकिन अनन्या ने डरकर एक पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा। आईना चटक गया। एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ काला हो गया। सुबह पर कुछ बदला हुआ था। अचानक अनन्या फिर से उसी कमरे में जमीन पर गिरी पड़ी थी। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। दरवाजा अब खुला था। वो धीरे धीरे बाहर निकली। गांव की हवा, सूरज की रोशनी, लेकिन उसके पीछे खड़ा था। वो घर से बाहर आ गई, पर जब उसने गांव के एक नल के पास खुद को देखा, आईने में वही लड़का खड़ा था और अनन्या गायब थी। अंत। क्या अनन्या अब उस आईने के अंदर फंस चुकी है? क्या वो घर अब अगले शिकार की तलाश में है? गुड्डा असल में क्या है? पिछले भाग में अनन्या उस भूतिया घर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब आईने में वह दिखाई नहीं देती। उसकी जगह खड़ा होता है एक बच्चा, विवेक, जो वर्षों पहले गायब हुआ था। घर के भीतर एक समय चक्र चल रहा था जिसमें आत्माएं फंसी हुई हैं, और गुड्डा एक शापित खिलौना, उनका रक्षक और बंदी गृह का पहरेदार है। गांव की सुबह, लेकिन दादी बेचैन थी। अनन्या की दादी श्यामवती सुबह सुबह मंदिर के पास बैठी थी। आंखें बंद थीं, पर माथे पर चिंता की लकीरें थीं। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ माई? आज आप पूजा में शांत क्यों नहीं लग रही? दादी ने धीमे से कहा, कल रात मैंने सपना देखा। अनन्या नहीं थी, उसके चेहरे पर किसी और की आत्मा थी। दादी का रहस्य। श्यामवती कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थी। उनका अतीत भी उस पुराने घर से जुड़ा था। एक बच्चे ने घर जाकर बताया, अनन्या दीदी अब इंसानों जैसी नहीं लगती, वो तो गुड्डो जैसी बात करती है। खिलौने फिर जिंदा होने लगे। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक बच्ची का टेडी बियर अपने आप हिलने लगा। एक लड़के का बोलने वाला खिलौना आधी रात में खुद बोलने लगा, अब तेरी बारी है। और एक घर में तो गुड़िया खुद ब खुद आग में कूद गई, लेकिन जली नहीं।
लोगों ने दादी से आकर कहा, माई, ये सब आपकी नातिन के आने के बाद शुरू हुआ है। दादी का सामना घर से। दादी ने एक दिन खुद उस पुराने घर की ओर रुख किया। पैर कांपते थे, पर हाथ में थी एक चांदी की माला और लाल सिंदूर का कटोरा, एक प्राचीन रक्षा उपाय। घर के दरवाजे पर पहुंची तो खुद ब खुद दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर हवाओं में फुसफुसाहटें थीं। मीरा, विवेक, अब श्यामवती, फिर वही गुड्डा। कमरे के बीचों बीच वही गुड्डा बैठा था। इस बार उसके चेहरे पर एक औरत की मुस्कान थी, दादी को पहचानने वाली मुस्कान। बहन मीरा, दादी ने कांपते हुए कहा। गुड्डे की आंखें हरकत में आईं। बहन नहीं, अब तो सब मेरे हैं और अब तू भी यहीं रहेगी। गुड्डे ने कमरे की दीवारों से अनगिनत गुड़िया और खिलौनों की आत्माएं बाहर निकाली। हर एक में एक गायब बच्चा या औरत कैद थी। रक्षा बनाम शापित आत्माएं। दादी ने चांदी की माला उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। एयूएम कालातीताय नमः, एयूएम आत्मवंद्याय नमः। आवाजें तेज होने लगी। गुड्डा चिल्लाने लगा। कमरे की दीवारें हिलने लगी। तभी अनन्या भी उस कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर अब इंसान और आत्मा का टकराव था। अनन्या का मन युद्ध। गुड्डा चिल्लाया, वो मेरी है। उसकी आत्मा अब मेरी है। दादी चिल्लाई, अनन्या याद कर, तू कौन है? मैं कौन हूं? अनन्या की आंखों में दर्द और सच्चाई दोनों झलकने लगे। वो कांपी, चीखी और फिर जोर से बोली, दादी बचाओ। गुड्डा जला, लेकिन कुछ बचा रहा। दादी ने सिंदूर फेंका। गुड्डा आग की लपटों में घिर गया। सब खिलौने पिघलने लगे, पर जलते हुए गुड्डे की आंखें कह रही थीं, मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि ये खेल कभी खत्म नहीं होता। अंत। अनन्या अब ठीक है, पर गांव में हर कोई जानता है वो घर अब शांत नहीं, सिर्फ शांत दिख रहा है, और खिलौनों की आत्माएं अभी भी छुपी हैं। पिछली कहानी का संक्षेप। अनन्या गांव के उस भूतिया पुराने घर में फंस गई थी, जहां समय खुद फंस चुका था। हर दरवाजे के पीछे रहस्य था। एक गुड्डा जो इंसानों की आत्माएं कैद करता था, एक आईना जो पहचान छीन लेता था, और एक तहखाना जहां आत्माएं सड़ रही थीं। दादी ने आखिरकार उस घर का सामना किया, अपनी बहन मीरा की आत्मा को पुकारा और अपनी नातिन अनन्या को छुड़ाया। लेकिन गुड्डे ने मरते समय कहा था, मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि ये खेल कभी खत्म नहीं होता। भाग 5। भूल भुलैया में बंद आत्मा। शांत गांव, लेकिन कुछ बदल चुका था। गांव में सब कुछ सामान्य था। बच्चे खेल रहे थे, लोग खेतों में जा रहे थे, मंदिर में घंटियां बज रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। जो लोग दादी के पास आते, वो धीरे से कुछ फुसफुसाते। माई, वो घर अब वीरान नहीं लगता। रात को उसमें रोशनी दिखती है। मैंने एक लड़की को देखा जो खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें काली थीं। दादी का सपना फिर से। श्यामवती दादी अब उम्र के उस मोड़ पर थीं, जहां शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन पहले से भी ज्यादा जागरूक हो चुका था। एक रात उन्हें फिर सपना आया। वही घर, वही गुड्डा, लेकिन अब एक नई परछाई, एक पुरुष की घर के भीतर घूम रही थी। अब वो आया है जो सबसे खतरनाक है, जिसने इस खेल की शुरुआत की थी, वो जो अब तक इंतजार कर रहा था। जागिए नारा मासाई। अनन्या को फिर से आवाजें आने लगी। अनन्या की हालत अब ठीक थी, लेकिन सिर्फ बाहर से। भीतर कुछ दरवाजे अब भी खुले थे। रात को वो सोती थी तो उसे सुनाई देता था, अनन्या वापस आओ, तुम मेरी अधूरी खिलौना हो, खेल अभी पूरा नहीं हुआ। एक रात जब दादी की नींद खुली, उन्होंने देखा अनन्या बिस्तर पर नहीं थी। फिर वही पुराना घर। दादी दौड़ती हुई उस घर की ओर गई। इस बार उन्होंने दरवाजा नहीं धक्का दिया, दरवाजा खुला ही था। अंदर अंधकार में अब कुछ नया था। पहले का कमरा अब भूल भुलैया बन चुका था। दादी जैसे ही एक कमरे में गई, वो सीढ़ियों में बदल गई। दीवारों पर लाल रंग की लकीरें, जिनमें बच्चों के नाम थे, जैसे वो लकीरें उन्हें कहीं खींच रही थी। भूल भुलैया की गहराई। हर रास्ता एक जैसा था, बंद, अंधेरा पर छिपा हुआ। पर एक रास्ता नीचे की ओर जाता था, बहुत नीचे। दादी नीचे उतरती रही जब तक वो एक विशाल गोल हॉल में नहीं पहुंची। वहां बीचों बीच एक लकड़ी की विशाल मेज थी, जिस पर कई गुड्डे और गुड़ियां रखी थी। हर एक के चेहरे पर एक जानी पहचानी इंसानी झलक। दादी ने देखा अनन्या भी एक गुड़िया बनी पड़ी थी, लकड़ी की, मगर उसकी आंखें अब भी जिंदा थी। वापसी उस गुड्डे की नहीं, बल्कि उसके मालिक की थी।
एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने सोचा मैं सिर्फ एक गुड्डा हूं? सामने एक छाया बनी, एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति, चेहरे पर नकाब, आंखों में आग। मेरा नाम है रक्तबीर और ये घर मेरी पूजा है। हर बच्चा जो इसमें आया मेरी आत्मा का हिस्सा बना। गुड्डा सिर्फ मेरा माध्यम था, अब तू भी बनेगी मेरी आखिरी आराधना। रक्तबीर का रहस्य। रक्तबीर ने हाथ घुमाया और दीवारों पर पुराने चित्र उभरने लगे। पुराने जमाने का एक तांत्रिक जो बच्चों की आत्माएं खिलौनों में बंद करता था ताकि वो अमर रह सके। लेकिन एक बार गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा बच गई और उसने खुद को एक गुड्डे में बांध लिया। अब वह अपने असली रूप में लौट आया था और ये भूल भुलैया उसकी बनाई गई काली दुनिया थी। दादी का मोड़, आत्मा से आत्मा की लड़ाई। श्यामवती जानती थी जिस शरीर को वो देख रही हैं उससे ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने आंखें बंद की और मन में अपनी बहन मीरा, अपने पति और सभी बच्चों को पुकारा। उनकी आत्माएं दीवारों से निकलने लगीं। हर एक गुड्डा फिर से इंसान बनने लगा। अनन्या की आंखों से आंसू निकले, गुड़िया की जमी आत्मा पिघलने लगी। अंतिम युद्ध। रक्तबीर ने चीखते हुए दीवारें हिला दी, जमीन फटने लगी। तुम मुझसे लड़ नहीं सकती औरत, दादी बोली। नहीं, पर मेरी ममता लड़ सकती है। उन्होंने अपने गले की पीली ऊन की माला जो मीरा ने बचपन में दी थी निकालकर हवा में फेंकी। माला जैसे ही गिरती है जमीन फटती है और रक्तबीर की आत्मा उसमें समा जाती है। सब कुछ शांत, लेकिन हमेशा के लिए घर फिर से एक खंडहर बन चुका था। दीवारें चुप थीं, गुड्डे राख बन चुके थे और भूल भुलैया मिट चुकी थी। अनन्या ने दादी को गले लगाया। दादी, क्या ये सब खत्म हो गया? दादी ने सिर्फ एक शब्द कहा, अभी के लिए। कई साल बाद अनन्या अब एक लेखिका बन चुकी है। उसने उस घर की कहानी पर एक किताब लिखी। एक पुराना घर। एक दिन उसके पास एक डाक का पैकेट आया। खोलने पर उसमें एक गुड्डा था, लकड़ी का। उसके माथे पर एक शब्द लिखा था, फिर मिलेंगे। अंत। क्या रक्तबीर पूरी तरह खत्म हो गया या उसकी आत्मा अब किसी और शरीर में जाने को तैयार है?